मैं क्यों करूँ अपलोड? क्लास में रहना। लिखो, मेरी मर्जी भाई, मेरी ट्यूशन मेरी मर्जी। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, some important notes relevant for preparing cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला लिखो प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, समझ के चलना। मान लीजिए डिविडेंड तो पता है ना क्या होता है? सुनो देखो चीज़ क्या होती है, देखो सुनो समझो। मान के चलना तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो है ये रहा 2021-22, ठीक है। 2021-22 है, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बन रही होगी। बट बैलेंस शीट क्या 31 मार्च को ही कंप्लीट हो जाती? नहीं, उसकी जब कंपनी जब 31 मार्च की बैलेंस शीट फाइनल करती है, उसे फाइनल करते करते 30 सितंबर तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 30 सितंबर 2022 तक उसकी बैलेंस शीट फाइनल होती है। और यहाँ पे ना एजीएम करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? एनुअल जनरल मीटिंग करानी पड़ती है कंपनी को। उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर आते हैं। शेयर होल्डर आकर के देखा नहीं तुमने, वो रिलायंस वगैरह की एजीएम वगैरह होती है, मुकेश अंबानी वगैरह लेक्चर देता है ऐसे करके, है ना। तो नहीं देखी होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट बोलता आ रहा हूँ मैं 30 सितंबर से पहले एजीएम करनी होती है। क्या करनी होती है? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग 31/9/2022 से। अब 30/9/2022 को वो बंदा डिसाइड करेगा कि हमें डिविडेंड देना है कि नहीं देना। इस फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का डिविडेंड कहाँ डिसाइड हो रहा है, देना कि नहीं देना? यहाँ, क्योंकि जब बैलेंस शीट फाइनल होगी तभी तो होगा। देखेंगे हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, उसके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ 21-22 का जो डिविडेंड है वो कब डिक्लेयर होगा हमारा? यहाँ पे कहाँ पे होगा डिक्लेयर? एजीएम। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कह सकता हूँ मैं, ये वाला फाइनेंशियल कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसी प्रकार से हमारे लिए ये तो करंट ईयर है, ये वाला कौन सा ईयर है मेरा? करंट ईयर। ये इस साल का ईयर है और ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर था। ये समझ के चलना जरा, देखो समझ के चलना जरा क्या हो रहा है। ती 30/9/2022 की बात है। कब की है? 30/9/2022 को। अब समझना, ये खर्चा किस साल बुक हो गया होगा, बताना ज़रा। अब सुनो मेरी बात। अब प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है? 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बनी, वो आई कब? मतलब लायबिलिटी कब बनी? 30 सितंबर को, कि हम डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ना नोट्स में दे दिया जाता है। किस में दे दिया जाता है?
नोट्स में दे दिया जाता है कि प्रपोज डिविडेंड जो है आपका वो इतने का है, ₹2,50,000 या जितने का भी है, मान लो 2,50,000 का बोल देते हैं कि प्रपोज डिविडेंड इतने का है। नोट्स में दे दिया, क्या बैलेंस शीट में आया? नहीं आया। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता वो पे हो गया होगा? पे तो इसी साल हो गया होगा ना, क्योंकि रूल भी है, अगर डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी डिविडेंड की तो पेनल्टी पड़ती है। तो पेड कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? पेड कहाँ किया होगा? मतलब कैश का आउटफ्लो कौन से ईयर में हुआ है? कहने का मतलब जिस साल का वो डिविडेंड है उससे अगले साल में कैश आउटफ्लो हुआ है ना। और क्या प्रॉफिट एंड लॉस से कोई असर पड़ेगा? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी किसके जाएगा? वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के उसमें जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। प्रॉफिट में से जो माइनस होगा वो भी कहाँ से होगा? फाइनेंशियल 22-23 में। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपल सा ये है, अब सोचो, मान के चलो करंट ईयर, आपका जो करंट ईयर है वो तो आपको, आप जो जिस साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो वो कौन सा स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात है। वो किसकी बात है? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बना रहे हो वो 22-23 का बना रहे हो। किसका बना रहे हो? 22-23 का। तो सोचो, जब आप पे करोगे तभी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, खर्चा भी तो तभी मानोगे। तो मतलब ये हुआ, सोचो 22-23 का जो डिविडेंड होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता वो 23-24 में जाकर के पे होगा, और 23-24 में ही जाकर के क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से घटेगा, प्रॉफिट में से घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल जो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है या करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है, दैट इज माय ऑफ नो यूज, मेरे को यूज का नहीं है, वो तो अगले साल डिक्लेयर होगा ना, अगले साल पे होगा ना। समझ रहे बात को? तो इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो एक रूल बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं रूल, कि जो करंट ईयर का जो डिविडेंड है, करंट ईयर डिविडेंड, उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, उसको हम कर देंगे इग्नोर। और जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड था, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था वो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था वो इस साल प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा, तो ऐड बैक कर देंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, और लेस किस में कर देंगे? इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किस में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब समझो जरा बात को, एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा 2023 है, ये मेरा 2022 है। कौन सा? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। डिविडेंड जो था हमारा, डिविडेंड जो था हमारा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मान लो मैं नोट में दूंगा, किस में दूंगा? इन जानकारी कहाँ मिलेगी मुझे? नोट में। क्या नोट में जानकारी मिलेगी? डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? डिविडेंड। चलो लिखवा देता हूँ, प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड, दोनों में से एक ही बात बोल सकते हैं, प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड फॉर the financial year ended 31st March 2022 and 31st March 2023 is rupees 1,50,000 and 1 lakh रिस्पेक्टिवली। क्या ट्रीटमेंट बताओगे इसका?
बताओ सुनो, 31 मार्च 2023 का जो डिविडेंड है ना, ये वाला जो डिविडेंड है 1 लाख रुपए का, इसको तो क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर। और जो डिविडेंड है ना हमारा पिछले साल का, कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ 31 मार्च 2022, उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे किस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और डिविडेंड ऑफ 31 मार्च 2000 उसको लेस करेंगे किस में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, उसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसे माइनस कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी सारे जिसमें कन्फ्यूज़न होती है वो एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, और बाकी सब हम कर चुके हैं। अब इसके बाद फाइनल क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। किस पे पहुँच जाएंगे, फाइनल क्वेश्चन पे। अब आ जाओ जरा एक और चीज़ समझो। ये तो प्रोपोज डिविडेंड हो गया। अब दूसरा लिखो, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, देखो दूसरा हमारा है इंटरिम डिविडेंड। तुम्हारे सामने ये आ गया होगा और मैंने बताया भी होगा क्या करना है इसका ना। भाई हम नोट बना रहे हैं, नोट में हम सो दैट थोड़े स्पेसिफिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक, कभी हमारे सामने कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। देखो जिस फाइनेंशियल ईयर की बात करी, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 22-23, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। ये इसी साल बीच में, इसी साल के बीच में, इन द मिडल ऑफ ईयर, इन द मिडल ऑफ ईयर के बीच में, एट एनी टाइम, एनी डिविडेंड declared and paid is known as interim dividend। क्या बोलते हैं उसे हम, interim डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। जो मिडिल ऑफ द ईयर में पे हुआ, मतलब डिक्लेयर भी मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है और पे भी मिडिल ऑफ द ईयर ही हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, इंटरिम डिविडेंड। अब समझना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऐड कर, क्योंकि ये तो साल के बीच में ही है तो हम तो कर सकते हैं। ऐड कर देंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और लेस किस में कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। सिंपल है, ये तो सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड को तो उठा के, ठीक हो गया। तो इंटरिम डिविडेंड का तुम्हें समझ में आ गया। प्रपोज डिविडेंड का जो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा उसको इग्नोर कर देंगे कंप्लीटली। क्या कर देंगे, इग्नोर, ऐसे। ठीक है भाई यार, चलो अब आगे बढ़े। चलो जी, अब आ जाओ एक और नेक्स्ट लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट लिखेंगे। किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। लिखो, थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, आपको पता ही है। 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2023 है। मैंने ऐसे उल्टा सीधा लिख दिया, बट कोई नहीं, चलो करूँ क्या, ठीक ही करा देता हूँ। लो यार, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022, ठीक है। प्रोविज़न फॉर जो टैक्स था, प्रोविज़न फॉर जो टैक्स था वो 1 लाख पिछले साल का टैक्स हमें देना था, और इस साल हमें 2 लाख का टैक्स देना था। ठीक है जी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो देखो केस 1 हम क्या बना रहे हैं, केस 1 हम बना रहे हैं केवल प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ बैलेंस शीट में, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवी। नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नो एडिशनल information is given regarding टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको। तब आपने क्या करना, देखो जब हमने इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा 31 मार्च 2023 का, तो 2 लाख रुपए हमने उसमें क्या करे होंगे, माइनस करे होंगे कि इस साल का टैक्स कितने का है, 2 लाख का है। कितने का है, 2 लाख का। और उतने की टैक्स लायबिलिटी हमने प्रॉफिट उसमें बैलेंस शीट में दिखा दी कि हमें इतना टैक्स पे करना है। ठीक है।
तो इस साल का जो टैक्स है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से घट चुका है, पर पे कब हुआ होगा? सोचो, देखो ना मेरी बात, वही कहानी वही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, 22-23 का जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं पे मैंने 31 मार्च 2022 के बाद ही तो किया होगा। मैंने प्रोविज़न जो बनाया होगा, मतलब प्रॉफिट में से जो घटाया होगा, प्रोविज़न तो मैंने 31 मार्च को बनाया होगा। कौन सी तारीख को बनाया होगा? 31 मार्च 2022। ठीक है, प्रोविज़न तो मैंने 31 मार्च को बनाया होगा, लेकिन उसकी पेमेंट कब करी होगी मैंने? पेमेंट मैंने क्या करी होगी उसकी? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में की होगी। और जो 22-23 का प्रोविज़न होगा वो कब बनाया होगा मैंने? प्रोविज़न 31/3/2022। तो हमारा जो टैक्स, इसका टैक्स कब पे हुआ होगा? मेरा 23-24 में टैक्स पे किया होगा। टैक्स की जो पेमेंट करी होगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो मैंने टैक्स की पेमेंट करी है वो कब करी होगी? 23-24 में। तो सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस में तो भैया 31 मार्च 2022 का हमारा घट गया होगा प्रॉफिट में निकालने से ले, है ना? उतना प्रॉफिट हमने घटा दिया होगा। लेकिन पेमेंट कितनी करी होगी? पेमेंट तो ये वाली करी होगी ना हमने इस साल, फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाले की। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने किसकी टैक्स पेमेंट करी होगी? 21-22 वाले की। समझे बात को? तो इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको तो हम क्या कर देंगे? ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। और जो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे मैं क्या कर दूंगा? लेस कर देंगे। किसमें? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स पेड। वो टैक्स पेड है, क्या है हमारा? टैक्स पेड। ठीक है, डन है? पक्का? कोई इशू किसी चीज को? अब समझो जरा, केस 2 क्या हो सकता है हमारा? केस 2, when there is some additional information is given in क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में एडिशनल इनकम रिगार्डिंग टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। और जब मैंने क्या कहा था, मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया था कि जिस भी अकाउंट की आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका अकाउंट ओपन होगा। क्या होगा? अकाउंट ओपन होगा। तो देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स। अक्षता बताना जरा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कौन से साइड पे लिखते हैं हम? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा इसका? बाय साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना भी ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ लिख देंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसे कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस मैं यहाँ लिख दूंगा। सुनो, जब मैंने इस साल टैक्स पे किया होगा तो उसकी एंट्री मैंने करी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो यहाँ बैंक यहाँ आ गया, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टैक्स पेड। ये क्या, कौन सी एंट्री है बेटा? ये टैक्स पेड। और यहाँ देखो क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साल मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब टैक्स, मैं इतना टैक्स पे करूंगा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इस साल मैंने बनाया। यही सारी आवाज। कोई नहीं, वार्म अप ले रहा होगा, फट जाएगा तो पता चल ही जाएगा। ठीक है जी। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो उन्होंने कुछ भी दिया हुआ होगा ऑटोमेटिकली। देखो ये सिंपल सा है, इस साल जो हम प्रोविजन बना रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा,
इस साल जो टैक्स का प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं कि इतना हमारी लायबिलिटी, हम इतना टैक्स जमा कराएंगे, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो जाएगी ना। किससे एडजस्ट हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनेगा ना वो प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो हमने बना दिया। लेकिन इस साल पे कितना गया वो यहाँ से आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमें एक चीज़ निकालनी है। दिस इज द प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट जो आपको बनाना है जब भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है जी। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? चलो भैया, दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी थी जो प्रोविज़न, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती कभी कभी बच्चे को। अब वी आर इन अ पोजीशन कि भैया हम क्वेश्चन कर सकते हैं फुल फ्लैज वाले, ठीक है। आओ जी, बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलो जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हो गया हमारा, ये छोड़ दिया हमने। छोड़ो। अब आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चनों पे। ये है बड़ा क्वेश्चन, सिंपल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। और जो यहाँ से मैं टिक करवाता चला जाऊँगा वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं तुम्हें कम से कम 10 क्वेश्चन के करीब निकाल के दूंगा जो तुम्हारे को करने ही करने हैं एनी हाउ, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। करें, चलो। फ्रॉम फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2003 एंड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2003 को और 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। शेयर कैपिटल है 24 लाख की 22 लाख होगी, 22 लाख से 24 लाख होगी, इसका मतलब शेयर कैपिटल इशू करा। अब ऐसे पढ़ते हुए चलना, पहले समझना है क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को पढ़ना है, याद रखना और सोचना है। शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख होगी, इसका मतलब भाई शेयर इशू है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा 4 लाख था, लेकिन उन्होंने कहा नोट नंबर 1 पे जाके देखो, तो नोट नंबर 1 पे पहुंच के जाके देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले 4 लाख का प्रॉफिट था, अब 6 लाख का हो गया, इसका मतलब 2 लाख का क्या है हमारा प्रॉफिट है इस बार, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,40,000 की थी, 4,80,000, इसका मतलब पैसा लिया है हमने, लोन लिया है कि नहीं लिया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। करंट लायबिलिटी में देखो क्या कह रहे हैं, करंट लायबिलिटी में बोल रहे हैं 4,08,000 से 3,58,000 हो गए, 1,54,000 से शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो करंट लायबिलिटी मान लेंगे उसको। नॉन करंट एसेट की बात करें 17 लाख से 21,40,000 हो गया, इसको वो बोलते हैं नोट नंबर 2 जा करके देखो। नोट नंबर 2 में गए तो हमें पता चला मशीनरी थी हमारी कितने की, 20 लाख की, वो 25,40,000 की हो गई। एक बात बताओ, जब इन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोला है तो ये जो मशीनरी में जो हमारा वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, WDV है या कॉस्ट है? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खुलता है, जो मशीनरी किस पे रिकॉर्ड होती है, WDV पे या कॉस्ट पे? है हाँ, WDV सही कह रहा। बताओ। कुछ नहीं बेटा, कार है, एक बहुत प्यारी कार है। WDV क्या होता है? Volkswagen टर्बो कार। हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब अकाउंट खुला होता है तो हमारी जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है या किस पे रिकॉर्ड होती है? मशीनरी कॉस्ट पे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है उसे माइनस नहीं करते, उसको हम अलग से इकट्ठा करते हुए चलते हैं, उसका नाम रख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन, समझे? देखना जरा कितना था, 3 लाख से 4 लाख हो गया, ठीक है। चलो जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल एसेट के बारे में उन्होंने बताया गुडविल थी 2,24,000 की, तो 80,000 कहने का मतलब गुडविल अमोर्टाइज हुई है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। गुडविल अमोर्टाइज हुई है, गुडविल अमोर्टाइज हुई तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस से हुई होगी, एड बैक करेंगे। अब सुनो, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000। एक मशीन थी जो हमने कितने की खरीदी थी, कॉस्ट कितने की थी वो हमारे लिए उसकी 48,000 की, कितने की थी 48,000। उस पर अभी तक जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है वो 32,000 का इकट्ठा हुआ है। कितने का?
32,000 को, उसको हमने कितने में बेच दिया? 12,000 में। मुझे बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 16। 48 माइनस 32, 16,000 आएगी। 48 माइनस 32 कैसे निकाला हमने? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब ओरिजिनल खरीदी तो इतनी की, लेकिन उस पर आज तक डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हो गया है वो कितना हो गया? 32,000। तो 16,000 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेच दी? 12,000 में। तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमें? 4,000। समझ में आई? हमें जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें क्या करना है? सेल वैल्यू माइनस WDV। WDV का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब ये माइनस कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। जब अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, अगर लॉस हुआ तो उसे डेबिट साइड पे लिख देंगे। किस पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे। दिस इज द थिंग। अच्छा सुनो, यहाँ पे इन्होंने एडजस्टमेंट दे दिया किसके रिगार्डिंग है? मशीनरी के अकाउंट के। तो भैया हमें मशीनरी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मशीनरी का अकाउंट। चलो जी आ जाओ, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा था ये वाला? 42 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। एक काम करते हैं, इस